हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मतलब होता है जब हम अकाउंटिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। फिर उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, एंड देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैंने बताया था अकाउंटिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जब हम ट्रांजेक्शन को कहीं पर लिख लेते हैं, और रिकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट पे करते हैं, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को हम कहते हैं जर्नल। और देन आफ्टर वी मेड क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ट्रांजेक्शन। तो बुक कीपिंग के अंदर ये 4 स्टेप आते हैं केवल: आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आफ्टर दैट अकाउंटिंग स्टार्ट्स। अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म। अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर बुक कीपिंग शामिल होती है, इंक्लूड होती है। हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़ा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो वो सारी चीजें अकाउंटिंग के अंदर ही आती है जो हमने यहां पर बुक कीपिंग के अंदर पढ़ा। तो अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म हो गया जिसके अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होगा। अब अकाउंटिंग क्या होता है? इट इंक्लूड समराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। जहां पर हमने अपना बुक कीपिंग एंड किया था, क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन, वहां से हम अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मींस जो क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन है उनका समराइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। मींस अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना शुरू कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और फिर जो रिजल्ट हमें फाइनल अकाउंट से मिलता है उसका हम एनालिसिस करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं किनको? अकाउंटिंग यूजर्स को। अब बच्चों यहां पर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जैसे कि मीनिंग दोनों डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहां पर सपोज करो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अकाउंटिंग के अंदर जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है उसमें ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। हम सिस्टमैटिक ऑर्डर मींस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक कीपिंग। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। और अकाउंटिंग के अंदर हम उस रिजल्ट को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं जो रिजल्ट हमें फाइनल अकाउंट से बनाकर ड्राइव होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसका? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। नेक्स्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, स्टेज। जैसे कि आपको यहां पर मीनिंग में क्लियर हो रहा होगा कि बुक कीपिंग के अंदर हम पहला काम यही करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमें, उसमें रिकॉर्डिंग वर्ड आया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तभी रिकॉर्ड होंगी जब वो आइडेंटिफाई होंगी या पहचानी जाएंगी। तो बुक कीपिंग आपका एक प्राइमरी स्टेज ऑफ फंक्शन हो गया कि बुक कीपिंग क्या है? आपका प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज है। और यू कैन से अकाउंटिंग इज स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग एंड्स होती है वहीं से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज हो गया। नेक्स्ट डिफरेंशिएट पढ़ लेते हैं बच्चों, नॉलेज। द पर्सन हु डिप्यूट टू डू द अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, they must be classified or differentiated on the basis of knowledge. Means a person who is doing bookkeeping work, जो पर्सन बुक कीपिंग वर्क कर रहा होगा वो डे टू डे वाला वर्क कर रहा होगा, मीन्स रूटीन जॉब, तो वहां पर हायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉलेज, हायर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नॉलेज की जरूरत होती है। नॉलेज की जरूरत जरूर होती है कि यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है और उनको क्लासीफाई भी करना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ अकाउंटिंग हायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। हायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड बिकॉज you have to make analysis and interpretation of summarized data with the help of final accounts। यहाँ पर हायर नॉलेज की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पर आपको एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है रिजल्ट का, और जो रिजल्ट आपको फाइनल अकाउंट से मिलता है। Now come to the next topic बच्चों, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम उन इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो इंफॉर्मेशन हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद ड्राइव होती है। मींस जब हम अपनी अकाउंटिंग पूरी करते हैं तो उसके बाद जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां से जो इंफॉर्मेशन ड्राइव होती है उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यूजर्स माने जो उन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर दोज पर्संस हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर वर्क करते हैं, जैसे कि ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। और एक्सटर्नल अकाउंटिंग यूजर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन अथॉरिटी और सोसाइटी। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला, इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे ड्राइव करते हैं या कैसे यूज करते हैं। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो जो ओनर होता है, ओनर इज द अल्टीमेट बॉस ऑफ द बिजनेस, मींस ओनर आर दोज पर्सन हु अल्टीमेटली इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंटरप्राइज। ओके बच्चों, तो ओनर जो होता है वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानने को इच्छुक होता है और ये सारी इंफॉर्मेशन उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज पर्सन, मैनेजमेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो कि अलग अलग पदों पे अलग अलग पोस्ट पर काम करते हैं, जैसे कि डिफरेंट मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंस्टिट्यूट अ मैनेजमेंट। ये सब लोग मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जैसे कि मैंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर डिफरेंट मैनेजर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं ये अपने लिए प्लान बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं और उससे इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं, उससे अपने प्लान्स बनाते हैं और उस प्लान को बनाने के लिए बिजनेस की कैपेसिटी को जज करते हैं कि बिजनेस हमारा कितना कैपेबल है लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपके एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। एम्प्लॉइज वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर काम करते हैं, अल्टीमेटली वर्क को फाइनलाइज करते हैं फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर। इनके ऊपर, इनकी वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर या इनके एफर्ट्स के ऊपर ही आपके बिजनेस की सक्सेस डिपेंड होती है। तो ये एम्प्लॉयज भी चाहते हैं कि हमारी जॉब जहां वो काम कर रहे हैं वो कितनी सिक्योर है, और उनको सिक्योरनेस का तब पता लगेगा जब उनको लगेगा हमारा बिजनेस एंटरप्राइज या जहां हम काम कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा। तो ये भी एम्प्लॉयज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं कि हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कितनी होगी। कम टू द नेक्स्ट वन बच्चों, एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर सबसे फर्स्ट यूजर है आपके इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनसे हम अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं और यही इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। इसी अर्निंग कैपेसिटी के बेस पर वो कंक्लूजन लेते हैं कि हमारा बिजनेस उनको कितना रिटर्न दे पाएगा, और अर्निंग कैपेसिटी का अंदाजा वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही लगाते हैं। नेक्स्ट यूजर है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारे बिजनेस को पैसा लेंड्स करते हैं या उधार देते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब हमें पैसा उधार देगा तो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानना चाहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा उधार देते हैं बिजनेस को, मींस 5 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स। तो इसलिए हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को जो लोन दे रहा है उसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानना चाहेगा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि ये लंबे समय में हमारा पैसा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु सोल्ड गुड्स टू अस, जो हमारे बिजनेस को सामान बेचते हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर। तो ये ट्रेड क्रेडिटर्स जानना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है,
मीन्स हमारा बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो पैसा हमने सामान उधार लिया है या उन्होंने हमें बेचा है उसको हम चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों कंपटीटर्स। कंपटीटर्स हमारे बिजनेस के राइवल्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के अपोजिट में खड़े होते हैं। तो ये कंपटीटर्स हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर ही फोकस करते हैं कि हमारा बिजनेस किस जगह पर स्ट्रेंथ रखता है और किन किन पॉइंट हमारे बिजनेस की वीक पॉइंट्स हैं। तो यही इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगते हैं कि हमारे बिजनेस की सेल्स अगर बहुत अच्छी हो रही है तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, और अगर हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो ये हमारे वीक पॉइंट्स है। तो ये जानकारी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलती है। नेक्स्ट आता है बच्चों गवर्नमेंट अथॉरिटीज और टैक्सेशन अथॉरिटीज। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस को जानना चाहता है और हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस का पता लगता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कभी कभी अगर हमारा बिजनेस किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे इंडल्ज पाया जाता है या कोई बिजनेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में पाया जाता है तो उस बिजनेस को बंद करने का अधिकार भी गवर्नमेंट के पास होता है। टैक्सेशन अथॉरिटीज हमारे बिजनेस के ऊपर टैक्स इंपोज करती है, जो कि उसको टैक्स इंपोज करना पड़ता है हमारी इनकम को देखते हुए या हमारे सेल्स को देखते हुए। तो ये सेल्स और इनकम भी हमारे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ड्राइव होते हैं। लास्ट है बच्चों सोसाइटी। सोसाइटी वो जगह है जहां पर वो बिजनेस ऑपरेट करता है या फंक्शन करता है। तो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, जो उससे लोगों से उस बिजनेस से अटैच हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो ये जानना चाहेंगे कि ये बिजनेस हमारी सोसाइटी के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है या हमारे बिजनेस सोसाइटी को क्या क्या हेल्प कर रहा है इंप्रूवमेंट के लिए। Now come to the next topic बच्चों, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज और लिमिटेशन अकाउंटिंग क्या क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। एडवांटेज में लिखा है फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का पहला एडवांटेज यही है कि हमारी अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स है वो ये होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। मीन्स हमारी बिजनेस लंबे समय तक काम करेगा। तो लंबे समय तक काम करने के लिए हमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन भी यूज करनी पड़ेंगी और बहुत सारी ट्रांजेक्शन हम अपने ह्यूमन माइंड के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते या उसे सेव नहीं कर सकते या उसे मेमोराइज नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंटिंग हमें ये एडवांटेज देता है कि हम सारी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि किसी भी अकाउंटेंट या मैनेजर को हेल्प करते हैं इन टेकिंग देयर डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स और सेलिंग प्राइस, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन इन कॉस्ट प्राइस और इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन इन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो मैनेजर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग या विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हमें अपनी सेलिंग प्राइस क्या करनी है, हमें अपने कॉस्ट कैसे डिडक्ट करनी है या हमें अपने एक्सपेंसेस कैसे रिड्यूस करने हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है हेल्प इन रेजिंग लोन्स। लोन रेज करना या लोन लेना। जब भी कोई बिजनेस एंटरप्राइज किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास लोन लेने जाता है या लोन रेज करता है तो वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखता है और वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता लगेगी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने अकाउंटिंग में बनाना सीखे थे और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हेल्प करते हैं लोन रेज करने में। नेक्स्ट अच्छा तो इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है जब हम अपनी फर्म का कंपैरिजन किसी दूसरी फर्म के साथ करते हैं। तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, जब हमारे पास हमारी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे और हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने नेट प्रॉफिट कंप्यूट करा है या जो हमारी कैपिटल है, जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज है, जो एक्सपेंसेस है, उसका कंपैरिजन हम दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट है इसके अंदर ही इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का बताता है जब हम अपनी ही फर्म का कंपैरिजन पिछले टाइम पीरियड है, पिछले कुछ सालों से करते हैं। जैसे 2 और 3 ईयर से कंपैरिजन करेंगे कि पिछले 2-3 सालों में हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे और आज के ईयर में हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2020 को बना होगा उसके अंदर हमने कितना नेट प्रॉफिट कंप्यूट किया है और उस नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन हम अपनी फर्म का 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लास्ट एडवांटेज फैसिलिटेट ऑडिट। फैसिलिटेट ऑडिट का मतलब होता है ऑडिटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक पर्सन कहलाता है ऑडिटर, जो हमारे अकाउंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन करता है या एग्जामिनेशन करता है और फिर हमें एक सर्टिफिकेट इशू भी करता है। दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये ऑडिटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट तभी पॉसिबल होगा जब हमने प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के थ्रू बना रखे होंगे। ये हमारे हो गए एडवांटेज।
नेक्स्ट वन बच्चों, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहला लिमिटेशन है बच्चों, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। जैसे कि हमने अकाउंटिंग के अंदर पहले पढ़ा, अकाउंटिंग के अंदर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है, मीन जिनको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं या जिनकी कोई क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मतलब मात्रा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है, मीन्स गुणवत्ता वाली। जैसे कि हमारे मैनेजर कितने लॉयल हैं या कैपेबल हैं, हमारे वर्कर्स कितने लॉयल हैं कैपेबल हैं। ऑल्दो जबकि ये बातें हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बहुत जरूरी हैं, फिर भी हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने अकाउंटेंट की लॉयल्टी, ईमानदारी या उसकी हार्ड वर्किंग की कैपेसिटी। गॉट इट बच्चों? तो अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर किया जाता है, केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं या उस पर ही फोकस किया जाता है। सेकेंड है बच्चों, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब होता है कि जब भी कोई एसेट्स के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, जबकि हम अकाउंटिंग के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी एसेट्स होती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती हैं, मीन्स जिस ईयर पर जिस प्राइस पर वो खरीदी गई थी उसी प्राइस पर वो एसेट्स रिकॉर्ड हो रही हैं। तो प्राइस लेवल चेंजेस वो हमें शो नहीं करते हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि एसेट के प्राइस आज की डेट में क्या चेंज हो गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स या मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मैनेजर क्या होता है, अकाउंटेंट जो होता है वो अपने डिफरेंट टेक्निक से या डिफरेंट मेथड से नेट प्रॉफिट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, कॉस्ट को या एक्सपेंसेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है अपने बेनिफिशियल के लिए या एंटरप्राइज के बेनिफिशियल के लिए। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। और अकाउंटिंग हमें ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाने में क्या होती है, फेल हो जाती है कि हमें ये पता नहीं लग पाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है या फेयर है। नेक्स्ट आता है बच्चों, नॉट इंडिकेट रिलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटिंग के अंदर जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसके अंदर जो भी एसेट्स रिकॉर्ड होती हैं वो पास्ट रिकॉर्ड्स पर आधारित होती हैं। वो एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू शो नहीं कर पाती है कि प्रेजेंट में एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू या सेल वैल्यू क्या होगी। लास्ट आता है बच्चों, हिस्टोरिकल इन नेचर। जैसे कि मैंने कि पहले बताया कि अकाउंटिंग हमें हिस्टोरिकल इन नेचर है क्योंकि वो हमें पास्ट इंफॉर्मेशन ही ड्राइव कर सकती है, केवल पास्ट इंफॉर्मेशन ही दिखाती है। क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हम जितनी भी एसेट्स होती हैं और या जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम पास्ट प्राइस पर या हिस्टोरिकल प्राइस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस शीट हमें केवल हिस्टोरिकल कॉस्ट या हिस्टोरिकल पिक्चर ही ड्राइव करती है, प्रेजेंट पिक्चर ड्राइव नहीं कर पाती है। होप सो आपको ये सब टॉपिक समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड जो भी नोट्स है मैं आपको लिंक में भेजूंगा और उसके PDF फाइल भी भेजूंगा। आप इनको नोट करें और उनको समझें। थैंक यू।